लेकिन अब एक धर्म को बुनियाद बनाकर एक ख़ास समुदाय को टारगेट करके समाज में एक अशांति फैलाने की जो कोशिश की जा रही है, ये कांवड़ियाँ की यात्राएं निकलती हैं, मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं पैदा हुई हमारे देश के अंदर। ये जो सिचुएशन आज पैदा हुई है, किसने पैदा की है? आप सब जानते हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है। फैमिलीज़ को बनाने के लिए नहीं बनाया गया है, फैमिलीज़ को तोड़ने के लिए बनाया गया है। सिख समुदाय के लोग, क्रिश्चियन समुदाय के लोग, बुद्धिस्ट समुदाय के लोग, जनजाति समुदाय के लोग, दलित समुदाय के लोग, सब ने यूनिफॉर्मली यूसीसी को रिजेक्ट किया था। जो भी महिलाएं होती हैं, तो विवाद हो जाता है, तलाक हो जाती है, तो उनकी कम से कम गुजारे के लिए जो कमाती नहीं है, हाउसवाइफ होती है, तो उससे उनको फायदा होगा। तो इसको आप कैसे कह सकते हैं कि ये महिला विरोधी है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसको आपको रिवर्ट कराने की कोशिश करेंगे? एंटी वुमन है इसलिए कि अगर जो हस्बैंड को मालूम हो जाएगा कि वो डिवोर्स के बाद भी उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करना है, तो वो डिवोर्स देगा ही नहीं। और वो ट्रबल्ड मैरिज जिसकी वजह से वो लोग जिनका जीना हराम हुआ है, शादी के बाद जो एक साथ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उसी शक्ल में तो डिवोर्स होती है। डिवोर्स कोई हैप्पीली तो नहीं होती है, हैप्पी मैरिज में तो डिवोर्स नहीं होती है। जब दोनों एक साथ रहने के लिए तैयार ही नहीं होते, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती है, तभी तो जाकर के तलाक होती है ना। तो ऐसी कंडीशन को प्रोलॉन्ग करना किसके इंटरेस्ट में? ना तो हस्बैंड के इंटरेस्ट में, ना तो वाइफ के इंटरेस्ट में है। और नेचुरली अगर कोर्ट कंपल्जन कर देगा कि आपको मेंटेनेंस देना ही है डिवोर्स के बाद भी, तो वो औरत जो है वो मैरिज के बंधन में बंधी रह जाएगी और वो दे कैन मूव ऑन, और आगे वो बढ़ के नई जिंदगी नहीं शुरू कर सकेंगे। और ऐसी ट्रबल्ड मैरिजेस का कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलता। तो ये बात समझना चाहिए हमको कि हम उसको सिर्फ एक साइड उसका देख रहे हैं और हम ये समझ रहे हैं कि वो औरतों के फेवर में है, लेकिन वो औरतों के लॉन्ग रन में देखा जाए तो वो औरतों के फेवर में नहीं है। दूसरी बात ये कि रहा मेंटेनेंस का मामला, तो हम ये मेंटेनेंस एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि मेंटेनेंस राइट इज ओनली फॉर डिवोर्स वाइफ, नॉट चिल्ड्रन। आप समझते हैं कि जो है उसमें आप लोग ये भूल जाते हैं कि बच्चे का मेंटेनेंस, एक बच्चा हो, 2 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, जितने भी बच्चे हों, उनका मेंटेनेंस जो है वो तो फादर को ही प्रोवाइड करना है। अकेली एक औरत का मसला होता है और उस अकेली एक औरत को 2 भाई मिलके, 3 भाई मिलके भी संभाल नहीं सकते। तो मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे समाज में मानवता बची है कि नहीं। मैं एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि जिस आदमी से हमारे मैट्रिमोनियल रिलेशंस खत्म हो गए हैं, उससे एलिमनी लेना कैसा है? ये औरत की इज्जत के खिलाफ है। एक औरत होते हुए मैं ही नहीं समझती कि जिस आदमी ने मुझे डिवोर्स दे दिया उससे मैं भीख मांगूं। उससे अच्छा है कि मैं खुद कोई मेहनत करके कमाऊं या कुछ करूं, लेकिन ये कि वो डिवोर्स देने वाले आदमी से कोई एलिमनी लेना कोई इज्जत की बात नहीं होती है। औरत की इज्जत भी नहीं है इसमें, कोई सिक्योरिटी भी नहीं है इसमें, और ये जस्टिस भी नहीं। यहाँ अपना संविधान है, यहाँ शरिया तो लागू नहीं है, तो वहाँ पर अगर कुछ महिलाएं वोट जाती है और जाती रही है, हम 86 के बाद से देखते हैं, तो क्या उनको नहीं जाना चाहिए? इसमें आपको क्या मतलब गलत नजर आता है? नहीं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इसमें औरत के इंटरेस्ट में तो नहीं है ये चीज़, और ये तो इज्जत ही नहीं है औरत की कि वो डिवोर्स दिए हुए हस्बैंड से जो है वो मांगे, एलिमनी मांगे, वो तो गलत ही है। इससे तो भीख मांगना भी अच्छा लगता है मुझे। आप क्या समझते हैं कि एक आदमी आपको लाइफ से निकाल चुका है, फेंक चुका है, आपकी ज़िंदगी ख़राब कर चुका है, आप उससे पैसे ले रहे हो? दूसरी बात ये कि आप 1986 के बाद आप कह रहे हैं कि चावल के बाद जो एक्ट बना था उसके बाद भी औरतें अगर जा रही हैं तो हम जाने से रोक नहीं पा रहे हैं, तो इसमें कोई औरतों का भला नहीं हो रहा। देखिए, मैं फैमिली कोर्ट के लॉयर से कितनी जगह मैंने कहीं प्रैक्टिसिंग लॉयर्स के साथ रह करके उनके साथ कोर्ट में जाकर के हियरिंग सुनी है। आपको हैरत होगी, आपको ये जान के आश्चर्य होगा, सरप्राइज होगा कि औरत शादी भी कर लेती है, फिर भी पिछले हस्बैंड से वो मेंटेनेंस लेती रहती है और दूसरे आदमी से भी वो मेंटेनेंस देती रहती है जिसके साथ वो जिंदगी गुजारी। हम समझते हैं कि औरत बेचारी मजबूर है, मजलूम है, लेकिन ऐसा नहीं है। दैट इज ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। फैमिली कोर्ट में जाकर के आप एक्चुअल पोजीशन देखिए तो कहीं पर औरतें भी गलत होती हैं। हमेशा ये नहीं समझना चाहिए कि गलती सिर्फ मर्द की होती है और डिवोर्स दे करके उसने बहुत बड़ा जुल्म किया है। हो सकता है कि उसमें गलती 90% औरत की भी रही हो, मैं ये नहीं
एक्सेप्ट करेंगे कि 50-50% दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नहीं, ये बात तो सही है कि जो डिले होता है कोर्ट के अंदर वो एक रीज़न है इसका कि भाई लोग समझते हैं कि नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए असल में हमारे पास एक प्रोविज़न और भी है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कर रखा है और इमारत शरिया ने भी कर रखा है, वो है दारुल क़ज़ा का निज़ाम। आप जानते हैं कि हमारे देश में ADR का कंसेप्ट पाया जाता है कि भाई आप एडजस्टेंट तरीके से और कहीं अपना करवा लीजिए मसला हल। तो दारुल क़ज़ा जो है वो बहुत ही कम वक्त में शरीयत के मुताबिक फ़ैसला देने की एक बॉडी है और हमारे यहाँ से अभी तक हज़ारों फ़ैसले हुए हैं जिसमें दोनों फरीक, ऐसा नहीं हुआ कि एक ने उसको माना और एक ने नहीं माना, दोनों फरीक, दोनों लोगों ने उस फैसलों को मान लिया, तस्लीम कर लिया और ज़िंदगी गुजार रहे। तो हम समझते हैं कि हमारे यहाँ जो बर्डन है कोर्ट के ऊपर में उसको भी अगर हमको कम करना है तो उन्हें दारुल क़ज़ा की तरफ आना चाहिए। आपने कहा 3 वाले मैटर में आपने 2 स्टेट सोल्यूशन को मान लिया है। इससे पहले कुछ आर्गुमेंट्स दिए जा रहे थे, वहाँ सज्जाद मोहम्मद साहब के बयान आया था कि अगर हम किसी को मानते हैं कि वो जालिम और वो हमारे घर में घुस आया। नहीं, देखिए मैंने हरगिज़ भी ये नहीं कहा कि हमने मान लिया है, मैंने कहा हमारे देश ने मान लिया है। हमने कहा कि हमारे देश का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन को मानते हैं। हमारा मानना तो ये है कि वो पूरा इसराइल जो है ऑक्युपायर है, वो पूरी ज़मीन पे उसने नाजायज़ कब्ज़ा किया है। आप जानते हैं, आपके पास पूरी हिस्ट्री है, 19 बालफोर्ड अकॉर्ड को देखिए, 1948 को देखिए, सब चीज़ें आपके सामने हैं। हम नहीं मानते इस बात को। मसला ये कि जब देश ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है तो हम उस देश को याद दिलाना चाहते हैं कि अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक वो आगे की रणनीति तय करें। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कर रहा था कि अदालतों का जो रवैया है यहाँ पर, वहाँ जो है दूसरे समाज का जो है तो कस्टम को भी जो है तो वैलिडेशन मिलता है। यहाँ पर आपका जो है तो रूल भी है तो उसके खिलाफ फैसला किया जाता है। और ये जो है सिलसिला जो है आज़ादी के बाद से चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। तो उसके लिए जो बॉर्डर जो है वो हमारे माशरे से आता है, तो आप माशरे की तरफ क्यों नहीं तवज्जो देते? रिफॉर्म के लिए बाकायदा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में लेडीज़ की भी और जेंट्स की भी कमेटी फुल बनी हुई है सोसाइटी के रिफॉर्म के लिए, जिसका नाम इस्लाह माशरा कमेटी है। उसके लिए हम लोग अभी से काम नहीं कर रहे, बल्कि शाहबानो केस से भी बहुत पहले से 1972 में जब बोर्ड बना था तब से लेकर अब तक हम कंटिन्यूस काम कर रहे हैं। लेकिन वो कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे समाज में जो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है उसके रीज़न को लेकर, उस रीज़न को लेकर के डिवोर्स की वो फिगर जो है बढ़ रही है। लेकिन ये सही है कि मुस्लिम समाज में ये ज़्यादा है, जैसे कि अभी डॉक्टर इलियास ने कहा। प्रदेश में मुहर्रम होता था तो सड़कें खाली हो जाती थी, ताज़िए जब निकलते तो किसी को पेड़ काटे जाते थे और वायर्स भी काटी जाती थी, और आज ये सब हो रहा है किसी को पता तक नहीं चलता। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए असल में पहली बात तो ये कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो पेरिफेरी मतलब उसमें ये चीज़ नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि ये जो बात हमारे योगी साहब कहते हैं, बीजेपी के आने से पहले भी तो वहाँ पे दूसरी हुकूमतें मौजूद थी ना। उस वक्त कहीं ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हुआ क्या? कभी कांवड़ियाँ की यात्राएं निकलती हैं, मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं पैदा हुई हमारे देश के अंदर। और आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सदियों से हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, सब एक दूसरे का आदर और सम्मान करते हैं। ये जो सिचुएशन आज पैदा हुई है, किसने पैदा की है? आप सब जानते हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो ये समझते हैं कि समाज को तोड़कर फाड़ कर ही हम इलेक्शन जीत सकते हैं, वो यही करेंगे। लेकिन जो समझते हैं कि इस देश को आगे चलना है भाईचारे के साथ में, मोहब्बत के साथ में, शांति के साथ में, तो वो इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे। देखिए हमारे देश में धर्म जो है कभी भी डिस्प्यूट का वजह नहीं बनी है, सदियों से हम लोग साथ में रह रहे हैं। लेकिन अब एक धर्म को बुनियाद बनाकर एक ख़ास समुदाय को टारगेट करके समाज में एक अशांति फैलाने की जो कोशिश की जा रही है, ये हम समझते हैं इसका तो अवाम ने वर्डिक्ट दे दिया ना, मैंडेट आ गया उसके ख़िलाफ़ में। इसलिए अब उनको तो समझ लेना चाहिए कि मैंडेट उनके ख़िलाफ़ है। सबसे ज़्यादा नुकसान तो वहीं हुआ है ना उनको, उत्तर प्रदेश में। सर यूसीसी की भी आपने मुखालफत की है, आप लोग उसको चैलेंज करने जा रहे हैं, क्या आपत्तियां हैं उत्तराखंड की यूसीसी पर, आप इसको सीधे तौर पर बताएं। देखिए जो उत्तराखंड का यूसीसी है उसको आप शुरू से पढ़ना शुरू करें तो आपको ऐसा महसूस होता है कि वो फैमिलीज़ को बनाने के लिए नहीं बनाया गया है, फैमिलीज़ को तोड़ने के लिए बनाया गया है। सबसे पहली आपत्ति उस पर ये है।
उसमें जितने प्रोविजंस हैं वो सब ड्रकोनियन प्रोविजंस हैं, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट से आप उसको देख लें। तो ऐसा नहीं लगता है कि इसको थोड़ा सा एक स्टेप पहले जाते हैं और देखते हैं कि कानून का काम क्या होता है। कानून का काम पीस क्रिएट करना है, जिस एसेंस। तो क्या उस कानून से पीस सोसाइटी में क्रिएट हो रहा है? आप उसका पहला पेज पढ़ लें और मुझे जवाब दे दें, सिर्फ पहला पेज। तो आपको उससे पता चल जाएगा कि ये कानून न सिर्फ ये कि उसको मुसलमान अपोज करेंगे, मेरा ख्याल है उसको हर एक इंडिविजुअल को अपोज करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। तो कोई एक्सेप्ट तो नहीं कर रहे हैं ना यूसीसी को, उत्तराखंड की यूसीसी। हाँ, कोई नहीं कर रहा। Then there is no point to Allah. No, there is a point. There is a point कि वो साइलेंटली बैक डोर से नहीं, फ्रंट डोर से आ रहा है। अब उसके बाद अब उस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो चुके हैं, अब वो इन्फोर्स कर दिया जाएगा और वहाँ की आवाम जो है वो परेशान रहेगी। जैसे आप बोल रहे हैं टारगेटिंग कर रहे हैं हिंदू को, इंडिविजुअल टारगेटिंग जी, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और उसके लिए मतलब कोई एक्सेप्टेंस नहीं है ना यूसीसी को, वहाँ पे उत्तराखंड यूसीसी को कोई मान नहीं रहा है। जब लॉ बन जाएगा तो लोग उससे गवर्न होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा साहब, उत्तराखंड में जो यूसीसी है उसमें जनजातियों को भी शामिल नहीं किया गया। जो सेंटर में भी जो बात हो रही है उसको लेकर भी ये कहा जाता है, एक तरफ तो एक समान कानून की बात कही जाती जी, तो जनजातियों को उसमें शामिल नहीं किया गया। इसी तरह से सेंटर में भी जो बात होती है यूसीसी की, उसमें भी ये कहा जाता है। तो क्या जो यक्सा सिविल कोड की बात होती है वो हो पा रहा है क्या? आपको लगता है जब कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता है? नहीं, फिर वो यूनिफॉर्म कहाँ रहा? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड 3 हर्फ पर है, यूनिफॉर्म है, सिविल और कोड है। अब इस पर थोड़ी अगर बात होगी तो थोड़ी लंबी बात हो जाएगी। अब सबसे पहले बात है कि यूनिफॉर्मिटी कहाँ रही फिर, अगर आप लोगों को छोड़ना शुरू कर देंगे। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि लोगों ने आदिवासियों को बेवकूफ़ समझ रखा है, लोगों ने जनजातियों में मुख्तलिफ जनजातियों को लोगों को बेवकूफ़ समझ रखा है। उन्हें ये पता नहीं कि उन सबको ये पता चल चुका है कि आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है, सबको ये बात पता है। तो वो लोग भी इसकी मुखालफत करेंगे जिस तरह से दूसरे लोग मुखालफत कर रहे हैं। एक मिनट सिर्फ इसमें हम बताऊँ, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इसी हॉल में 26 जुलाई को एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें सिख समुदाय के लोग, क्रिश्चियन समुदाय के लोग, बुद्धिस्ट समुदाय के लोग, जनजाति समुदाय के लोग, दलित समुदाय के लोग, सब ने यूनिफॉर्मली यूसीसी को रिजेक्ट किया था यहीं पर बैठ कर, और आदिवासी लोग भी थे उसके अंदर। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि ये बात जो हमारे फैसल साहब ने कही है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ लॉ के अंदर भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ये जो बात हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत ज़ोर शोर से कही थी, एक देश के लिए एक कानून होना चाहिए, एक कानून कहाँ है? आप सीआरपीसी को देख लीजिए, आईपीसी को देख लीजिए, उस पर कितने एग्जम्पशंस दिए गए हैं। खुद हिंदू कोड को उठाकर देख लीजिए, उसमें कई एग्जम्पशंस दिए गए हैं। यूनिफॉर्मिटी कहीं भी नहीं है और यूनिफॉर्मिटी हो नहीं सकती। इतना डाइवर्स कंट्री है, इतनी जातें हैं, इतने कल्चर है, इतने शेड्स ऑफ कल्चर हैं, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती। डाइवर्सिटी रहेगी, डाइवर्सिटी को हम अप्रिशिएट करते हैं, उसको प्रिवेल करते हैं। आप जब भी हमारे यहाँ लोगों ने हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की बात कहनी शुरू की तो उसको किसने अपोज किया? सबसे ज़्यादा अपोजिशन साउथ से आता है। तो जब भी आप कोई चीज़ इन्फोर्स करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ यही होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।